नमस्कार। हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन वह जानकारी सत्य पर आधारित हो, वरना इतिहास के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की। नमस्कार। हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन वह जानकारी सत्य पर आधारित हो तो अच्छी बात है, वरना इतिहास के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की जाती रही है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे वर्तमान पीढ़ी तो भटकती ही है, भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ वैसे ही हालात पैदा कर दिए जाते हैं। अब जम्मू में प्रजा परिषद के इतिहास की बात करें तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने प्रजा परिषद के इतिहास पर एक नहीं दो किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर कुलभूषण मोहत्रा जी, सर आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, प्रजा परिषद की जब भी बात की जाती है तो वर्तमान पीढ़ी सिर्फ नाम से ही परिचित है। किसने प्रजा परिषद की जहाँ पे नींव रखी, कौन पहले प्रधान थे, किस तरह ये संस्था चली, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के साथ साझा कीजिए। राजेश जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज आपने चुना और मुझे जहाँ बुलाया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और ये इस हिस्टोरिकल जो प्रजा परिषद का एक मूवमेंट रहा है उसके बारे में हम भी चाहते हैं कि बच्चे को पता चलना चाहिए, क्योंकि जम्मू का अगर अस्तित्व आज है तो शुरुआत वहीं से है। तो महाराजा हरि सिंह का असेसन होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही उथल पुथल जैसे हो गए। और उस वक्त एक ही पार्टी थी, जहां आप जानते ही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1939 में वजूद में आई, तो वो अपने आप को बिल्कुल यानी कि एक तरफा फैसले करने, एक तरफा लोगों को झंझोड़ना, इस तरीके का उनका काम चल रहा था। और नेहरू जी की जो अपीसमेंट पॉलिसी थी वो शेख अब्दुल्ला के लिए थी। उसने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा करो तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो जो शेख अब्दुल्ला कहते थे वो नेहरू जी मानते थे और उसके मुताबिक ही दोनों ये काम करते थे। और जब जम्मू कश्मीर में जो उथल पुथल तो शुरू हो गई, और ख़ासकर हमारे जम्मू का समाज जो इन बातों से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के प्रति एक सबकी एक निष्ठा थी। और महाराजा हरि सिंह का जब जहाँ से मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा, मैं खाली प्रजा परिषद पर ही बात करूँगा आपसे, लेकिन उनके जाने के बाद जहाँ परेशानियाँ शुरू हो गई और लोग परेशान हो गए काफ़ी, तो उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके लिए साथ काम करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। और उस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या कि हिंदुस्तान में बहुत कम पॉलिटिकल पार्टियां थी, हिंदू महासभा हुआ करती थी, और जम्मू में तो खासकर कोई पार्टी नहीं थी, एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो उस वक्त ये अपने आरएसएस के वैचारिक जो लोग थे और कुछ जम्मू के बुद्धिजीवी लोग थे, इन्होंने बैठ के एक फैसला किया कि इनके साथ अगर हमें बहस करनी है या इनके साथ हमें कुछ भी जम्मू का अस्तित्व बचाना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम करनी पड़ेगी। तो उस वक्त ये 17 नवंबर 1947 को प्रजा परिषद का आगाज़ हुआ। तो तब से ये मतलब पार्टी इसने बहुत काम किए, आगे बहुत लंबी इसकी दास्तां है। पहले प्रधान कौन थे? सर, इस तरह था कि पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के नेतृत्व में ये पार्टी बनी, लेकिन पंडित जी की एक बहुत दूरंदेशी थे, उन्होंने युवा को आगे लाने का प्रयास किया। तो उस वक्त एक हरी वजीर नाम का एक युवा था, उनको इसका प्रधान बनाया गया, पहले प्रधान उनको बनाया गया। तो इसको हम क्या राजनीतिक पार्टी समझें या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, जब ये पार्टी बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी तो राजनीतिक तो होना जरूरी है, क्योंकि जब राजनीतिक नहीं होगी तो आगे उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच नहीं सकती है। बोल रहे हैं कि समाज के लिए भी हाँ, काम करने की आवश्यकता, लेकिन ये सोशल ज़्यादा थी और राजनीतिक तो उस वक्त तो अस्तित्व कोई नहीं था, क्योंकि जहाँ शेख अब्दुल्ला का राज था वो तो इलेक्शन उनकी मर्जी से होती थी, सब कुछ उनके मर्जी से होता था। लेकिन उस वक्त यही था कि समाज के आगे, समाज को साथ लेने के लिए खड़े होना, उसके एक दिशा देना जरूरी थी। सर, प्रजा परिषद की नींव तो बड़ी पहले रखी गई सन 1947 में, और किताब जो उसके इतिहास का साक्ष्य बन रही है वो बड़ी देर के बाद प्रकाशित हुई। क्या इसके पीछे ये कारण रहा कि पॉलिटिकल सप्रेशन? उस वक्त ये 47 से लेके ऑलमोस्ट 53 तक तो आंदोलन ही चला, क्योंकि 49 में
इस स्टेट का आपको मालूम होगा कि जहाँ सबसे पहले इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बने तो जहाँ 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान की प्रथा बढ़ गई कि जहाँ झंडे भी 2 होते थे और कानून भी 2 होते थे और जहाँ का प्रधानमंत्री एक देश भर का और हमारी स्टेट का प्रधानमंत्री होता था। तो उसी के ऊपर जो मेन लड़ाई थी कि जहाँ का समाज नहीं चाहता था कि 2 प्रधान 2 निशान और 2 संविधान इस प्रदेश में रहे, उसके ऊपर ही एक एजिटेशन थी। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 49 में जहाँ साइंस कॉलेज में एक झंडा चढ़ाने का काम किया और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो लाल रंग का झंडा था उसको नेशनल फ्लैग की जगह होस्ट करने का कोशिश की। जो उस वक्त के स्टूडेंट्स थे टाइम उन्होंने उस झंडे को उतार दिया, चढ़ने नहीं दिया, तो उसके ऊपर विद्रोह हो गया। वहाँ 72 घंटे का कर्फ्यू लगा, लाठीचार्ज हो गया और उस वक्त जो प्रजा परिषद के लोग थे उनको अरेस्ट किया गया। कि बात यूँ हुई कि जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जब जो प्रजा परिषद के लोग हैं इन लोगों ने इन स्टूडेंट्स को मतलब कि आगे किया है, इंस्टिगेट किया है, तो उसको बताया था और पंडित जी को मतलब जम्मू से उठाकर श्रीनगर की जेल में बंद कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम आंदोलन से लिया जाता है, जिन्होंने जम्मू में काफ़ी कार्य किया, वो भी प्रजा परिषद का जुड़े हुए थे। देखो जहाँ जम्मू में तो जिस तरह मैंने बोला कि पंडित जी को जेल में भेज दिया, फिर पंडित जी की रिहाई हुई, लेकिन उससे आंदोलन जहाँ का तेज़ हो गया क्योंकि हर एक की यही आवाज़ थी कि 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान इस स्टेट में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। अच्छा। तो जब पहले अध्यक्ष बने तो नेचुरली हमारी पार्टी मतलब प्रजा परिषद ने पंडित जी ने दिल्ली जाके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से एक इल्तिजा की कि आप हमारे जम्मू कश्मीर में आइए और हमारी जो परेशानी है इसमें हस्तक्षेप करके और इसमें से हमें बाहर निकालिए। तो इस तरीके से उनके साथ मुलाकात की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनको कहा कि ठीक है मैं जम्मू कश्मीर आता हूँ, आके मैं सिचुएशन देखता हूँ। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू में आए तो वो कश्मीर गए। उस वक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद भी इनके साथ था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और एक कोठी में बैठ के, तो उसका चित्र भी मैंने अपनी बुक में लगाया हुआ है उस टाइम का। तो वहाँ बैठ के बातचीत हुई तो इन्होंने ना हाँ की ना की और गोल मोल जवाब दे के तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहाँ से भेज दिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जम्मू आए तो जम्मू आके उन्होंने एक ही भाषण किया, ये 52 की बात है। तो उन्होंने भाषण किया और उन्होंने कहा कि अगली बार आऊँगा, आप लोगों की बात मैं समझ गया और इन लोगों की बात को भी मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। अगली बार जब आऊँगा मैं तो जा संविधान दूंगा, जा मैं अपने प्राण दूंगा। ये कहकर वो वहाँ जम्मू से दिल्ली चले गए। तो कहा जा सकता है कि उनका जम्मू आना या कश्मीर आना तो प्रजा परिषद के माध्यम से ही हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहाँ की एजिटेशन को उन्होंने फॉलो किया, समझा कि जम्मू जहाँ की एजिटेशन जो एक जायज़ एजिटेशन है, उन्होंने शेख को भी खतोखताबत करी, नेहरू से भी खतोखताबत करी, उनको सब कुछ समझाया, लेकिन नेहरू बदरी नहीं करता था, चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं देता था और शेख भी कोई जवाब नहीं देता था। तो उस तरीके से पहले कॉरस्पॉन्डिंग तो बहुत चलती रही, लेकिन जम्मू का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता गया। आपको मालूम होगा कि जहाँ 15 लोग नेशनल फ्लैग होस्ट करते करते उनको शहीद कर दिया गया। तो पहली शहादत मेला राम करके एक व्यक्ति थे शाम्ब के, अच्छा, उनको गोली से उड़ा दिया। फिर जहाँ जोड़िया में 7 लोगों की शहादत हो गई, सुंदरबनी में 3 लोगों की शहादत हो गई, हीरानगर में 2 लोगों की शहादत हो गई, रामबन में 2 लोगों की शहादत हो गई। तो वो लोग क्या खाली एक नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे थे, तो उसके ऊपर उनको गोलियां चला दी, लाठीचार्ज कर दिया। और इतने वो नौजवान लोग थे और जुनून था, क्योंकि सब एक पंडित जी की एक ऐसी आवाज़ थी कि उनके साथ, क्योंकि वो एक जायज़ बात को लेके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जहाँ पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रधान है, एक ही निशान है, एक तिरंगा झंडा है और एक ही कानून लागू होता है। और पर्टिकुलर हमारी स्टेट में 2 कानून, 2 निशान, 2 प्रधान, तो वो कहाँ की, क्योंकि देश से कोई अगर कानून पास होता था, जब तक जहाँ हमारी असेंबली में पास नहीं होता, जहाँ लागू नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि जो कानून गवर्नमेंट के हित में होता था उसको पास कर देते थे और जो पब्लिक के हित में होता था उसको लागू नहीं करते थे। तो वो भी एक परेशानी थी। और 2 झंडे हर गाड़ी में, मतलब नहीं कि नेशनल फ्लैग भी लगाया है और तिरंगा भी लगाया है, तो ये भी मतलब एक गवारा नहीं थी। विडंबना की बात है कि इतने वर्षों से जो चल रहा था, 2 संविधान, 2 झंडे, 2 विधान, उसको हटाने में इतने वर्ष लगे, और जब हटा तो पता नहीं चला। फिर 370 जब हटाया गया तो चीज़ें सारी खत्म हो गई। देखो, हमारी जब जनसंघ बना
तो जनसंघ के जितने भी उस वक़्त के जो अहदेदार थे, जिन लोगों ने भी स्ट्रगल करी है इस देश को बचाने के लिए, तो उस वक्त एक ही आवाज़ थी कि इन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे। और फिर जब आर्टिकल 370 जम्मू में लागू हो गई, 35A लागू हो गई, मतलब इन्होंने जो कुछ भी जम्मू के विरोध में वो काम करने थे उसके लिए कानून लागू करके जम्मू वालों को तकलीफ देना शुरू कर दी। लेकिन जब जम्मू की आवाज़ निकलती थी तो वो सेंटर सुनता था, और सेंटर कौन सुनता था? जनसंघ सुनती थी। तो जनसंघ के जितने भी सरबराह थे उनका एक ही लक्ष्य था कि इन चीज़ों को हम ख़त्म करवा के छोड़ेंगे। और हमारी पार्टी का जनसंघ से लेकर आप भारतीय जनता पार्टी तक एक ही रहा कि जिस मकसद के लिए खड़े होना, कार्यकर्ता उसके ऊपर जीवन अपना दे देता है, लेकिन उस मकसद को कभी छोड़ते नहीं है और मकसद ट्रैक से बाहर नहीं जाते हैं। मेरे ख्याल में प्रजा परिषद का जो इतिहास आपने लिखा और राजनीतिक से हटके एक साहित्यिक वैल्यू भी रखता है, क्योंकि हमें अपने इतिहास के बारे में तो पता होना ही चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये कंसेप्ट है अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत, उसमें प्रजा परिषद का एक बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। जम्मू संभाग में विशेषकर प्रजा परिषद के इतिहास पे लिखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने डॉक्यूमेंट्स सहेज कर रखे गए होंगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकारें, तत्कालीन सरकारें जो भी थी वो इसके अगेंस्ट थी। तो जाहिर सी बात है कि ना तो मीडिया में इतना प्रचार मिलता होगा, ना वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मिलेंगी आपको जिससे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो। कैसी स्ट्रगल रही, संघर्ष गाथा लिखने में आपका कितना संघर्ष रहा? इसमें राजेश्वर जी ऐसा, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, जो मेरे जख्म हरे हो जाते हैं इन बातों से, क्योंकि मैं थोड़ा एक जुनूनी जैसा इंसान हूँ। इस काम को लिए पैशन ही चाहिए, हाँ, वरना ऐसे इतिहास पे काम करना हर किसी के बस का रोग नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनका पहला ही निर्णय ये हुआ कि हमारे जितने भी लाइब्रेरी मतलब कार्यालय हैं उसमें एक लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। तो जहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा कार्यालय नया बना त्रिकुटा नगर में, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने, जहाँ पार्टी की मतलब जो भी टीम होती है, इन्होंने मुझे नियुक्ति दी और मुझे नानाजी देशमुख करके हमने लाइब्रेरी का नाम रखा और नानाजी देशमुख लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट का स्टेट हेड बना दिया। और मज़ेदार की बात यह है कि ना ये मेरा सब्जेक्ट था, ना मुझे इन चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन जब बना दिया तो हमें संगठन से एक ही चीज़ सीखी है कि संगठन ने जहाँ खड़ा कर दिया वहाँ खड़ा होके प्रूव करके देना है, चाहे वो जैसे भी होगा, निभाना, उस काम को निभाना है। तो वहाँ कुछ दोस्त मेरे बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या करूं मैं, कहाँ इस लाइब्रेरी में क्या करूंगा, रखवाली करूंगा या क्या करेंगे। तो करते करते बात आई कि डॉक्यूमेंटेशन इस तरह पुरानी इकट्ठी करनी चाहिए। जब पुरानी की बात आई तो मैंने कहा यार, प्रजा परिषद की एक बात आती है कि जब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आता है, जब उनकी पुण्यतिथि आती है, तो उस वक्त हमारे जितने भी लीडर हैं उनके ऊपर बोलते हैं कि जहाँ का नाम लेते हैं। हाँ, पंडित जी का भी जब पुण्यतिथि आती है उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी चर्चा होती है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर भी चर्चा होती है। तो इतना बड़ा कैसे आंदोलन हुआ? अभी रिसेंटली हमें पीछे 2008 का आंदोलन तो देखा था, तो लेकिन हमने देखा कि उस आंदोलन में भी लाखों लोग इकट्ठे होते थे। इसका मतलब उस वक्त भी ऐसे होते हुए 15 लोगों को शहीद होना कोई छोटी बात नहीं है। तो मैंने कहा इस आंदोलन को अगर इसकी कहीं हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलती है तो इसको इकट्ठा करते थे। किताब बनाने का तो माइंड में ऐसा था ही नहीं, खाली जो है कि पुराना कुछ रिकॉर्ड मिलता है तो उसको हम ढूंढते हैं, सेज कर रखते हैं। तो उसके लिए मैंने जो 20-25 बुज़ुर्गों की एक लिस्ट बनाई, जो मतलब हमारे संगठन के लोग थे, या जम्मू के जो मतलब पुराने लोग थे जिनकी एज थी 85 से लेकर 95 के बीच में। तो उन लोगों के पास मैंने जाना शुरू किया कि इस तरह मेरा डिपार्टमेंट है, तो मैं कुछ उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन चाहता हूँ। अगर कोई पुराना आपके पास कुछ कागज़ है या कुछ फ़ोटो है या कुछ ऐसा कुछ रिटन है तो मटेरियल है तो दे दो। तो ऐसे करते करते मुझे उस वक्त कुछ खास नहीं मिला, लेकिन किसी ने गाइड किया कि आप गोपाल दास सचर जी के पास जाओ, वो जर्नलिस्ट हैं, और पंडित जी के साथ उन्होंने 21 साल यानी कि पूरा काम किया है 1947 से लेके और उनकी डेथ 1972 तक। तो उनके पास आपको जानकारी भी मिलेगी और कुछ मिलेगा भी। तो फिर मैंने उनके पास, जो अभी स्वर्ग सुधार गए हैं बेचारे, तो उनके पास वहाँ गए। 2-3 दिन तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही घुमा के भेज दिया, लेकिन मैंने जाना बंद नहीं किया। मैं सुबह 9 बजे उनके पास चला जाता था, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल काम था, वो सहेज कर रखी चीज़ें निकालनी, आपको बतानी।
वक्त लगता है तो उसमें। लेकिन उन्होंने मेरे को जब देखा कि इस लड़के में कुछ इंटरेस्ट है पैशन तो वो थोड़ी मेरे को जानकारी देना उन्होंने शुरू किया और काफ़ी उन्होंने मेरे को गाइड करते थे कि जिस तरह उन्होंने एक दिन कहा गुड़ा सलाथिया में हाइडोट होता था प्रजा परिषद का, क्योंकि जो पुलिस मलेशिया उसको पीछे लगती थी और जिनको पकड़ के थे जंगलों में छुप जाते थे और वहाँ एक मतलब बहुत अच्छी जगह थी सारे लोगों को और लोग उनको सेफ्टी से वहाँ रखते थे। तो वहाँ शायद किसी के पास कोई मटीरियल हो, अब नाम किसी का नहीं है, पुराना बुजुर्ग कोई नहीं है, लेकिन शाम को आज मैं सुनता था, मैं दूसरे दिन गाड़ी लेके उस एरिया में चला जाता था, वहाँ कोई ना कोई बुजुर्ग मिलता था, कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाता था। इस तरीके से हमने, अब मज़ेदार की बात आपने जो पहले पूछा कि पहले प्रधान कौन थे, मैंने नाम तो आपको बता दिया, हरी वज़ीर। मैंने सुना भी था, किसी ने तो छोटी छोटी पत्रिका में लिखा भी था, लेकिन मेरा लिखने का मकसद यही था कि हम पार्टी के एक डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट से लिख रहे हैं तो हमें नकल नहीं मारनी है, हमें उस चीज़ का प्रूफ चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। हाँ इतिहास है, इतिहास है, इतिहास के साथ तो मतलब अगर हरी वज़ीर तो कोई ना कोई उसकी निशानदेही तो होगी। तो हरी वज़ीर हाँ नजर उनका, आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैं ढूंढना शुरू किया हरी वज़ीर जी को, तो मुझे मतलब जो वज़ीरों के घर जितने थे सब वहाँ चला गया। फिर मुझे किसी ने पता चला कि जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ गांधीनगर में उनके कोई रिश्तेदार हैं, तो करते करते मतलब यानी कि मैं उनके किसी रिश्तेदार के पास में पहुँच गया। फिर उन्होंने उनकी फ़ोटो भी दी और उनका वो भी बताया कि वो आर्मी में उस वक्त यानी कि कमीशन हो गए, मतलब 1 साल ही, वो 6 महीने रहे प्रजा परिषद में वो, उसके बाद वो कमीशन हो गए। मैंने पहले बताया कि नौजवानों को पंडित जी ने आगे किया था, तो जब कमीशन हो गए तो उनकी डेथ भी हो गई कहीं, मतलब वेयर हंटिंग में या कुछ ऐसा करके उनकी है। तो वो मैंने ढूंढ के उनकी फ़ोटो किताब में लगाई ताकि लोगों को पता चले कि हु वाज हरी वज़ीर। लेकिन कुछ और वर्ष अगर बीत जाते और आप इस पे काम नहीं करते तो वो गुम हो जाते फिर। शायद ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन लोगों ने जिन्होंने इसके ऊपर अपनी शहादतें दी हैं और एक जम्मू संभाग को इतना मतलब उज्जवल किया और ये बातें करके सामने रखी, शायद वो उन्होंने भी कोई ना कोई व्यक्ति को चुन के रखा होगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मैं कौन करने वाला होता हूँ, करवाने वाले वही लोग थे। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा कि जब बड़ी अच्छी आपने बात पूछी तो इसका मैं एक आपको, कोई ना कोई ऐसी फोर्स रहती है जो इतना मतलब मुश्किल काम करवाता है, ऐसे तो होता नहीं। देखो मुझे इसमें मैं कहने में तो मतलब आज पूरा समाज देख रहा है, तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है वो चीज़ें सारी उसके साथ चलती हैं। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि क्योंकि ये बात मैंने बड़े अच्छे लोगों से भी कही, लेकिन आज मैं पूरा समाज के दर्शकों के सामने मैं साझा करता हूं कि एक दिन शाम को मतलब मैं जब घर आता था तो मेरे दिमाग में ये रहता कल मैंने कहाँ जाना है, कल मैं किसके पास जाऊंगा, मटीरियल, मतलब एक शौक भी था और जुनून ऐसा चढ़ गया था कि अब इसको काम करके ख़त्म, जुनून ज़्यादा था। तो एक बुज़ुर्ग मुझे ख्वाब में आते हैं, तो उन्होंने सफ़ेद रंग का पजामा और कमीज़ पहनी होती है और साफ़ा बांधते थे, वो साफ़ा बांधा होता है। तो वो मेरे आगे खड़े हो गए, तो उन्होंने डोगरी में, मतलब कहो तो मैं डोगरी में जो उनकी भाषा वही मैं बताऊंगा, तो उन्होंने मुझे डोगरी में ऐसे कहा कि ओ लड़ुआ, सुना तू प्रजा परिषद ऊपर कुछ लिखा करना। तो मैंने गर्दन ऐसे लाई, मैंने हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कमीज़ पीछे से ऐसे उठाई और कहा कि दिखा मड़ा अजें तक मेरे निशान नहीं भुल्ले हैं, इन्ना मारा था उन्हें मिकी, तो मेरा नाम ही कुत्ता लिख उड़िया। तो मैं एकदम मतलब ऐसे हो गया, घबरा गया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जो काम हम कर रहे थे वो फोर्स हमारे साथ थी और साथ होके वो काम करवा रही थी। सेमी कॉन्शियस भी रहता है जिसका, फिर हमने उनको ढूंढा और उनको किताब में लिखा, दर्ज किया। वो अच्छा, वो आपसे मिले भी थे? नहीं मिले नहीं, वो तो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन अब उनका होलिया हमने, वो जो उनका होलिया ढूंढा हमने। फिर वो गोपाल दास सच्चर जी से बात करी, फिर उन्होंने कहा कि ये फलाना व्यक्ति हो सकता है। इनडायरेक्टली हाँ उनसे मुलाकात हो ही गई। हाँ, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में तो बात हुई, वो ख्वाब में आपको नजर आए, लेकिन आपने वो एफर्ट किया तो वहाँ तक पहुँचे। ये सही बात है, ये कुछ प्रेरणा जो मिलती है तभी ऐसे काम संभव हो पाते हैं। तो इसके बारे में अगर आप और अधिक जानकारी साझा करनी चाहिए, क्योंकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। किताबें देखिए सर, किताबें आपकी 2 पब्लिश हुई हैं इससे संघर्षीय गाथा पे, जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद का इतिहास, 2 वॉल्यूम में ये किताबें आई हैं, लेकिन किताबें भी ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये जम्मू का ऑथेंटिक साहित्य है जिसके बारे में सभी को पता होना ही चाहिए। जहाँ राजेश्वर जी एक परमिट सिस्टम होता था,
तो क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें स्टूडियो में तो आदमी कह नहीं सकता। जो भी दर्शक हैं, अगर वो किताब माध्यम से वो किताबें अमेज़ोन में भी अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट में भी हैं, दिल्ली से मतलब सारा हमारे पास भी हैं, कहीं से भी मिल सकती है किताब। उसमें एक परमट से मैं मज़ेदार की बात बताऊँ, एक AWE मेरा अपना ही रिलेटिव था, वो मेरे पास पढ़ा था, तो मैं उसमें काम कर रहा था। वहाँ परमट का मैंने लिखा था कि परमट, वो कहते हैं कि ये परमट क्या होता है। तो आप हैरान हो जाओ कि जो AWE उसकी एज 30 के करीब होगी, उनको नहीं मालूम कि जहाँ परमट सिस्टम था। तो आज बच्चों को कहाँ मालूम है कौन सा परमट सिस्टम होता था, कैसे नहीं होता। जहाँ तो लखनपुर के पार जाना तो जहाँ का परमिट चाहिए होता था, बाहर से किसी ने आना तो वो परमिट चाहिए था, यानी कि एक किस्म का वीज़ा। अच्छा, और अपने ही स्टेट में बाहर जाना तो इस किस्म की जहाँ की मतलब सरकार ने हालत बनाई थी, जो लोगों को कोई भी गवारा नहीं थी, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी बड़ी एजिटेशन हुई। और मज़ेदार की बात है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे संगठन ने इन चीज़ों को कंटिन्यूसली रखा। जो भी संगठन में अध्यक्ष आते गए, उन्होंने इस चीज़ को, पैटर्न को छोड़ा नहीं। और आज यही हुई कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने, आपने देखा ही होगा 5 अगस्त 2019 में किस तरीके से आर्टिकल 370 को भी जहाँ से ख़त्म किया और 35 को भी ख़त्म किया। और कहा जाता था कि कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नैरेटिव सेट होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई नैरेटिव सेट हो जाता है, ये काम मुश्किल है, करने वाला चाहिए। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, ईमानदारी से और दिल से काम करोगे कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और उन्होंने ये करके बताया, जो आपके सामने पूरे देश के, पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल बनी है। और आज हमारा देश, आज हम महसूस करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो देश के मतलब भारत के साथ हैं। नहीं तो हम अपने आप को भारतीय मानते तो थे, लेकिन समझते नहीं थे, क्योंकि जहाँ का सिस्टम ही स्पेशल स्टेटस था। सर, मैं, क्योंकि आप साहित्यकार भी हैं, एक तो आपने प्रजा परिषद में जो किताब लिखी उसको मैं राजनीतिक नहीं मानता, वो साहित्य भी मानता हूँ, क्योंकि उसमें इतिहास छुपा हुआ है जम्मू व कश्मीर का। एक बात सर से पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर साहित्यकार जो जम्मू में काम करते हैं, कविता लिख दी, कहानी लिख दी, निबंध लिख दिए, नाटक लिख दिए, इन चीज़ों पर भी कार्य होना बहुत आवश्यक है। रिसर्च के बहुत टॉपिक्स हैं, जैसे आपने चुना प्रजा परिषद का इतिहास, ऐसे बहुत से बिखरे हुए टॉपिक्स हैं, विषय हैं जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है। देखो, किसी चीज़ के ऊपर भी कहानी लिखनी, गज़ल लिखनी, कविता लिखनी, ये बहुत आसान काम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपने जो साहित्यकार लोग हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं, क्यों हम तो आज इस फील्ड में आए, वो तो पुराने लोग हैं। मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि आज जो नई पीढ़ी है, खासकर इतिहास, क्योंकि हमारे जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई घटना घटी है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, वो लुप्त हो चुके हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। ऐसी हिस्ट्री के ऊपर काम करो, हेरिटेज के ऊपर काम करो और पूरा मेहनत करके काम करो। अगर आपकी एक भी किताब साल में निकलती है तो वो आने वाले समय में बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को वो एक शिक्षा मिलेगी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनेगा। तो इस इन चीज़ों में ठीक है, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि आप कविता भी लिखो, ये भी करो, वो भी करो, अच्छा, ये भी ज़रूरी होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो गोलमोल हो चुका है, उसको सही तरीके से रीराइट करने की कोई ज़रूरत है। और उसमें अगर जो हमारे राइटर्स जो मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल में जम्मू का नैरेटिव भी कुछ और बनेगा, क्योंकि आज तक जम्मू का जो नैरेटिव यही बना था कि कश्मीर जम्मू, जम्मू कश्मीर नहीं कि बल्कि कश्मीर जम्मू, अलग नाम है जम्मू व कश्मीर। सर, अब एक्चुअल से स्टूडियो में आया, आपसे भविष्य में भी अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने मुझे जहां आज बुला के और मैं भी अपने मन की बात आपसे शेयर कर सका और दर्शकों तक भी ये बात पहुंची होगी। प्रजा परिषद का इतिहास जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारा जम्मू का जो बेस है वो वहाँ से शुरू होता है। आज जितनी मर्जी पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में आ जाएँ, पार्टी अपना अपना, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं आपको कह रहा हूँ, मैं एक जम्मू का रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं उसके नाते आपको कह रहा हूँ कि हमारा खून उबल जाएगा जब हम जम्मू का इतिहास पढ़ेंगे, और आप लोगों को उस इतिहास में जाना चाहिए और निर्णय खुद लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में हमने बातचीत की प्रजा परिषद के इतिहास को लेकर। हमें अपने इतिहास को जानना ही चाहिए, चाहे उसे खून उबले, लेकिन उससे हमें सही राह भी मिलती है, हम सार्थक दिशा की तरफ जा भी सकते हैं। सत्य और झूठ में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, और सत्य वही जो इतिहास दर्शाता है,
लेकिन इतिहास वही जो सत्य पर आधारित हो। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।